अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने बानी PTI के 9 मई के मुकदमात में जमानतों के अखराज के हवाले से जो है वो फैसला सुना दिया। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म दिया है। और इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से जो एहतजाज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी और सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर भी। गुफ्तगू करने के लिए पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद है बिशारत राजा, फयाज महमूद, सलमान अनीस और उमर दराज कोंदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। बिशारत राजा, बताइएगा, ये फैसला तो सामने आ गया जो कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सुनाया है, आप क्या समझते हैं, क्या ये भी चैलेंज होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकीस साहब। जब ये बात आपने की ना कि ATC अदालत लाहौर ने ये फैसला सुना दिया है और वो पूरा एक किसी कांस्टेबल की गवाही थी उसमें FIR में, तो मुझे याद आ रहा था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल यहाँ पर केस सुन रहे थे 9 मई के हवाले से GHQ के सामने वो 6 मुलजमान की ज़मानत के हवाले से। तो जब जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच जब ये सुन रहा था केस, तो उन्होंने पूछा प्रोसिक्यूटर से कि हमें जो है वो कोई सबूत दिए जाएं, शवाहिद दिए जाएं। तो उस वक़्त जो FIR थी, जो चालान था, उसमें ये बताया गया कि ये कांस्टेबल था जो ये सुन रहा था कि 9 मई के हवाले से कि जमान पार्क में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये प्लान बनाया गया था कि ये फलां जगह ये करना है। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए थे, ये ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि प्लान जमान पार्क में बनाया गया और एक अमलदार के कहने पर हम किसी, मतलब उन्होंने नाम लिया कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हम गद्दार कह दें, ये नाम लिया था उन्होंने। और फिर ये कहा गया था कि वकूआ होता है रावलपिंडी में और उसके जो FIR और चालान पेश होती है, उसका जो विटनेस होता है वो होता है जमान पार्क का। ये तो हालत है। बहरहाल ये चैलेंज होगा और ATC के हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, वहाँ से फिर फैसला आएगा, क्योंकि अदालतें फैसला करती है शवाहिद की बुनियाद पर, हकायक की बुनियाद पर। विटनेस जो अदालत मांगती है कि हमें सबूत दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने प्रोसिक्यूटर को कहा था कि हमें सबूत दें कि जो 9 मई के हवाले से जिन मुलजमान पर आपने इल्ज़ाम लगाया है जमानत में, उनके मेरे सामने जो केस है, तो उस वक्त प्रोसिक्यूटर कह रहा था जी हमारे पास सबूत कोई नहीं है। बेंच ने पूछा था कि क्या ये जो मुलजमान थे या जो एजिटेटर थे, एजिटेशन कर रहे थे, क्या इनकी कोई जख्मी हुआ था, दूसरी तरफ से कोई बंदा, कोई हलाकत हुई थी, कोई बम मारा, कोई रॉकेट लॉन्चर, कोई चीज़ इनसे साबित हुई, इनसे बरामद हुई? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा था जी नहीं। तो अदालत ने कहा कि CCTV फुटेज दे हमें। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो तोड़ दिए गए। अदालत ने पूछा किसने तोड़े? तो प्रोसिक्यूटर खामोश। पर ये तो होता है, वो ये सूरत हाल है, ठीक है। आपने और हाई कोर्ट वो उसकी रोशनी में बता दिया, देखेगी, यकीनी तौर पर यह चैलेंज होगा। अच्छा, इस पे फयाज महमूद साहब, एक सरकारी मुलाजिम की ज़ाहिर गवाही है पुलिस से एहलकार की, और वो तहरीरी फैसला आपने देखा है। एक सरकारी मुलाजिम की गवाही किसी भी केस में कितना असर रखती है और कितनी अहमियत रखती है? देखिए, मैटर करता है कि सरकारी मुलाजिम किस इदारे का है और वो विटनेस किस नौइयत का है। क्या वो आई विटनेस है, कोई वकूआ हो रहा है तो क्या वो वहां पर खुद मौजूद था जब ये वकूआ हुआ, या फिर उसको बाद में लोगों से उसने जब वहां से कलेक्ट की इंफॉर्मेशन तो उसके बाद वो विटनेस बन गया। तो अब सूरत हाल इस केस में ये है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे 2 चीजें हम देखेंगे। एक, वकूआ जो है 9 मई का हुआ, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो तंसीबात हैं और उनके ऊपर जो मुजाहिरीन ने हमले तो किए हैं। और दूसरा जो इल्जाम है इमरान खान के ऊपर कि क्या उनकी इमाम पर हुआ है। अब इसको साबित करने के लिए वकूआ क्योंकि हो चुका है, लेकिन अब ये साबित करना है कि क्या वो इमरान खान के कहने पर हुआ या फिर वो जो मीटिंग हुई उसके कहने पर हुआ। तो उसके लिए अब कोर्ट ने आर्गुमेंट्स पे नहीं जाना, बात सुनी सुनाई पर नहीं जाना, बल्कि एक एविडेंस उनके सामने रखना पड़ेगा। और वो एविडेंस सिर्फ महज ये नहीं हो सकता कि एक पुलिस एहलकार आकर कह दे कि जी मैंने बिल्कुल वो मीटिंग देखी है और उस मीटिंग के बाद ये सब कुछ तय हुआ है। अगर वो हुआ भी है तो उसमें उसने अपने एविडेंस के जरिए साबित करना है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आपको याद होगा कि सिकंदर फायरिंग केस हुआ था इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में। जब वो वाकया हो गया था तो उसको भी तकरीबन 4 से 5 साल लगे थे उस केस को साबित करने में।
सबने देखा था, नेकेड आइज के साथ देखा था, सबको पता था कि सिकंदर ने फायरिंग की थी, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको जो है वो ऑन एयर किया कवर था। किया था। लेकिन उसमें हुआ क्या था, उसको एक केस को साबित करना पड़ा, क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक कुछ ही दिन पहले एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक्यूज पर्सन खुद तस्लीम भी कर ले कि ये मैंने वकूआ किया है, ये जुर्म मेरे से सरजद हुआ है, मैं तस्लीम करता हूं, तो अदालतें फिर भी उस पे नहीं जाती, बल्कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस के ऊपर जाती है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के ऊपर जाती है। लेकिन इस केस में दो चीजें आज जो सामने आई हैं, एक तो पुलिस एहलकार की स्टेटमेंट पे इंहिसार किया गया है, और दूसरा कहा गया कि जो जिसके जरिए ये पैगाम फैलाया गया वो डिवाइसेस अभी तक कलेक्ट करनी है, वो डिवाइसेस ही आज तक इकट्ठी नहीं हुई। तो आप सोचिए 9 मई 2023 को ये वकूआ हुआ था, और आज हम 2024 जुलाई में बैठे हुए हैं, तो अब तक पुलिस की कारकर्दगी ये है। तो मुझे ये लगता है एविडेंस ही नहीं है अभी। ये प्रोसिक्यूशन का जो केस है वीक ग्राउंड पे है, और ये जो फैसला है मेरे ख्याल में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को फैसला जो है इतना ज्यादा ओपन उसने जाके मेरिट को डिस्कस कर दिया, वरना आमतौर पे कोर्ट्स इस तरह डिस्कस करती नहीं होती, बल्कि बड़ा महदूद सा जो है स्कूप होता है। तो उसको आपको याद होगा नवाज शरीफ केस में, ठीक है, वीक है फैसला, आप कहते हैं कि वीक है। फयाज महमूद और कोर्ट ने कहा था कि 42 सफात का आपने फैसला लिख दिया है, तो यहाँ पर तो पूरा एक फैसला दे दिया जो ट्रायल के बाद आना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये चैलेंज भी होगा, और लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को देखेगी भी। वीक ग्राउंड्स पर है, आप ये समझते हैं। सलमान अनीस, ये बताइएगा, पुलिस एहलकार की गवाही है इस फैसले में, और बाकायदा तौर पर बताया गया कि 7 मई को जो है वो इसके इल्म में था। क्या वजह है कि उस एहलकार ने, आप समझते हैं, इदारों को भी आगाह नहीं किया? 48 घंटे गुजर गए, 9 मई को ये वाकया हो रहा है, तो इस गवाही के हवाले से आपने यकीनन ये फैसला देखा है, आपकी क्या राय है? सिपाही की गवाही और सिपाही बेचारे की बात ऊपर पहुंचने में भी तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना नकी। आपको नहीं पता हमारे थाने और हमारी पुलिस किस तरह काम करती है। तमाम जो बात चल रही है इसके अंदर एक बात तो बिल्कुल तय है, और वो ये है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, या जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे थे उन्होंने अभी तक जो शवाहिद हैं और जो सबूत हैं वो मुकम्मल इकट्ठे नहीं किए। अभी राजा साहब भी यही बात कर रहे थे कि ये बड़ी अच्छी बात है। राजा साहब भी, मैं कंप्लीट कर लूँ राजा साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो। राजा साहब जो अभी बात कर रहे थे कि ये शवाहिद नाकाफ़ी हैं किसी को भी कन्विक्ट करने के लिए, बिल्कुल ये बात ठीक हो सकती है। अभी तो ज़ाहिर है सब जुडिशल मामला है, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, मामला चल रहे हैं, अपीलों के भी मामला अभी चल रहे हैं, तो सदा नहीं रहते चेहरे नकाबों में, सभी किरदार खुलते हैं कहानी ख़त्म होने पर। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसमें और बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे और बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आएंगी। आपने जैसे देखा अभी पिछले दिनों के अंदर परवेज़ खटक साहब भी आए हैं 190 मिलियन पाउंड की गवाही के लिए। तो ये जो 15 लोगों की कोर कमेटी जिसका जिक्र हो रहा है, इसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो यकीनन इस इन्वेस्टिगेशन का और आगे जाके गवाही का सबब बनेंगे। दिस इज़ वन। दूसरी चीज़ ये कि सबूत चाहिए कि खान साहब ने जो है वो सेडेशन जो है चार्जेस उनके ऊपर, उसका सबूत चाहिए। मुल्क जलाया है उन्होंने, पाकिस्तान हाउस को जो है वहाँ पे उन्होंने घेराव करके एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको बर्न किया है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, और अक्रॉस राजा साहब और अक्रॉस पाकिस्तान ये पूरी की पूरी कहानी हुई है। तो इससे ज्यादा तो सबूत और शवाहिद की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन स्टिल आई अंडरस्टैंड कि एक लीगल मामला है। दूसरी जो चीज बात कर रहे थे आप लोग, मसला ये नहीं है कि गिराव झराव हुआ या एक पूरा का पूरा फसाद जो है वो हुआ, मसला जहन साजी का है जो इमरान खान साहब करते रहे हैं, और उन्होंने इस यूथ को करप्ट किया है अपनी पॉलिटिकल वन साइडेड आइडियोलॉजी के ऊपर। ये एक बहुत सीरियस मामला है जिसकी वजह से उनके ऊपर ये सेडिशन चार्जेस हैं। हमारे दोस्त हैं ना वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आती कि सेडिशन का मतलब बगावत होता है, लोगों को उकसाना होता है। तो उसके मुर्तकिब तो इमरान खान साहब फॉर श्योर हैं, और जिस चीज के थ्रू उन्होंने किया वो सलमान साहब, मेरे ख्याल में मैं ऑब्जेक्ट करूंगा आपको। सलमान साहब दोस्त पढ़े लिखे हैं सारे जो हमारे साथ, नहीं, लेकिन वो फिर इन चीजों को इस तरह इग्नोर कर देते हैं ना जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं। मेरे ख्याल में ये पर्सनल नहीं, ये ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे ये बात हुई नहीं। एक मिनट, जैसे बाकी सारी बातें वो कवर करते हैं खान साहब किस तरह बाकी चीजें वो कह जाते हैं। एक मिनट में बात करूंगा, आपकी बात पूरी होगी। जी जी बिहार साहब, सर ये जिस पाकिस्तान हाउस की बात कर रहे हैं ना, ये अभी जो जसर अमीरुद्दीन खान की सरबराही में जो लार्जेस्ट बेंच बना हुआ है, जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से समाअत कर रहे हैं ना, उस पाकिस्तान हाउस के हवाले से जसर जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए थे पिछली समाअत पर कि हम ये देखेंगे जो कायद आज़म हाउस जो है बानी पाकिस्तान के हवाले से लाहौर में बताया जाता है, उसमें वो रहे भी या नहीं रहे।
यार बात ये उन्होंने की मसला है। नहीं है, मसला ये है कि उन्होंने सरकारी अमलाक को जलाया है। वो जिनाह हाउस था मैं या तो जजेस की GHQ बात था कर रहा हूं, या जजेस ये बात सरकारी कह रहे हैं, आप दफातर थे, सरकारी अब रेडियो अमलाक- पाकिस्तान आप की सबूत बिल्डिंग दे जाकर जलाई है वहां पर। पेशावर के अंदर। इसके सर इसके ये ऊपर बात और कोई यहाँ चीज पर है नहीं टीवी ना पर जाती कहने करने से के तो लिए। नहीं बनती ना, अदालत आपसे सबूत मांगती है, आ आपके जाएंगे पास राजा सबूत ही नहीं साहब, आ होता। जाएंगे सारे सबूत ही नहीं सारे होता सबूत वहां और पर आपके शवाहिद पास। आएंगे। चलें आगे बढ़े। मेरे ख्याल में मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूं कि वो जो हकीकी आज़ादी का ट्वीट है, जवाज का भी जिक्र कर रहे थे सलमान अनीस साहब, वो हकीकी आज़ादी के ट्वीट को ही जवाज बनाया गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि एक ट्वीट जो है इस मामले के लिए काफ़ी है ये जवाज? आपने अक्सर एक चीज देखी होगी कि जब काजी साहब की अदालत में कोई चीज आती है तो वो कहते हैं चूंकि हमारे सामने ये प्रेयर नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे। बात सिर्फ इतनी है, बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात हो चुकी है कि प्रोसिक्यूशन का काम होता है अपना केस साबित करना, और प्रोसिक्यूशन के केस में अगर 1% भी शक पड़ जाए तो उसका हमेशा जो फायदा होता है मुलजिम को जाता है। हमने लॉ के अंदर पढ़ा, जो एक्यूज होता है ना, वो लॉ का हमेशा फेवरेट चाइल्ड होता है। यानी अगर 1% भी शुबा पैदा हो गया है तो आप कोशिश करेंगे कि उसको सजा ना दी जाए, क्योंकि उसमें वो डाउट क्रिएट हो गया। इस केस के अंदर हमने देखा है कि आपके सामने केस क्या था। आपके सामने केस ये था कि क्या अबूरी जमानत जो है वो आपने कंफर्म नहीं की, तो किस बुनियाद के ऊपर नहीं की, यानी ऐसा कौन सा एविडेंस आ गया है या ऐसी कौन सी चीज आ गई है। लेकिन यूं मालूम हो रहा है कि जज साहब जो है उन्होंने इस केस के अंदर अबूरी मुलजिम की अबूरी जमानत का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने केस का फैसला कर दिया है। और उन्होंने बता दिया कि भाई जमानत छोड़ो। मेरा ख्याल है कल इमरान खान को इस केस की बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट चला जाना चाहिए और इसको चैलेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जज साहब ने मेरिट्स के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। और दूसरे लफ्जों में होना ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को जज साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना चाहिए और उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जज साहब ने कैसे अपना माइंड डिस्क्लोज किया है, उन्होंने किस तरीके से ट्रायल शुरू होने से पहले इमरान खान को बाकायदा कन्विक्ट कर दिया है। ये मिसाल यहाँ पे थी, अगर आपको याद हो, साइफर केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत के मामले के ऊपर मेरिट्स को डिस्कस किया जज सामिर फारूक साहब ने। और आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था सिर्फ फांसी का फंदा पहनाना बाकी रह गया था, बाकी कमी नहीं छोड़ी थी। और उस केस में क्या हुआ था? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी थी। उसी तरीके से यहाँ पे जज साहब ने, जो उनकी डोमेन नहीं थी, देखिए आप केस के एक पूरे वो प्रोसीजर के साथ चलते हैं ना कि जमानत, जाहिर है कि वो कभी भी मुलजिम का हक नहीं होता। जो कोर्ट है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो चाहे तो वो जमानत दे दे। वो जमानत इस बुनियाद के ऊपर भी हो सकती है कि इसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, वो इस बुनियाद पे भी खारिज हो सकती है कि इसका इस मुलजिम का कंडक्ट ठीक नहीं है। तो ये हमेशा से कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। लेकिन जमानत खारिज होना या जमानत मुस्तकिल हो जाना ये एक रूटीन का मैटर है, रूटीन का मसला, ठीक है। लेकिन ये कोर्ट का सवाब दीदी साहब मुझे 30 सेकंड देंगे। मैं साहब आप ही की तरफ आ रहा हूं, साहब आप ही की तरफ आ रहा हूं। मुझे सवाल मैंने सलमान अनीस साहब की एक बात का जवाब देना है। चले पहले दे दें। वो ये जिस तरह बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड के हवाले से प्रवेश खट्टक की, जो उसने गवाह बन गया, तो कल जब वो गवाह बना तो प्रोसिक्यूटर भागा गया जज के पास। उसने कहा जी कि प्रवेश खट्टक का जो बयान है ये इसे मुनर्रफ गवाह के तौर पर लिखे। जज ने कहा कि ऐसे क्यों लिखो? उन्होंने कहा जी कि इसलिए कि प्रवेश खट्टक ने जो बयान दिया वो टोटली इमरान खान की फेवर में जा रहा है। जिस तरह आजम खान ने बयान दिया था इमरान वो उस साइफर केस में, तो ये सलमान अली साहब कह रहे थे कि आजम खान ने जनाब आज इमरान खान को फंसा दिया। तो इमरान खान ने थुपकी थी, आजम खान को कहा था कि तुमने सच बोला था। फिर वही बयान साइफर केस में उनके गले की हड्डी बना था जिन्होंने ये केस दायर किया था, उसी बयान की बुनियाद पर बरीयत उन्हें हुई थी। चलें ठीक है। इसी के साथ ही मैं फयाज महमूद साहब आपसे जानना चाहूँगा, अब ये फरमाइएगा कि दीगर 9 मई के जो केसेस हैं बानी PTI के, उनमें ज़मानतें हैं, इसमें ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है। आप क्या समझते हैं, क्या अदालतों के देखने में या केसेस की नौयत में फ़र्क है या दो पैमाने हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दो पैमाने हैं, क्योंकि मैं होता नहीं हूँ ऐसा कि मैं कोई ऐसा जजमेंटल हो जाऊँ कि मैं दो पैमाने करार दूं। लेकिन मैं इसके लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर जरूर बात करूंगा। इस्लामाबाद में, क्योंकि मई में आपको याद होगा फैसला आया था इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है यहाँ से, उन्हें उसमें इमरान खान को इस मुकदमे में बरी कर दिया गया था। उसमें क्योंकि इल्जाम लगाया गया था कि ईमा का इल्जाम लगाया गया है और उसके लिए कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया था। अब देखना यह है कि इस केस में जब जज ने अपना माइंड अप्लाई कर ही दिया है तो क्या ऐसा कौन सा एविडेंस आ गया था जिसके ऊपर एक पूरी जजमेंट दे दी। लेकिन आप एक चीज बड़ी वादे है यहाँ पे, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, ये एक अबूरी जमानत पे फैसला आया है और अबूरी जमानत पे आने वाले फैसले का कोई ट्रायल पे कोई असर नहीं होगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक
तो इसमें इमरान खान खुद ही फौरी तौर पे चले जाएं, इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लें तो ठीक है, वरना अगर इसमें पुलिस उनकी अरेस्ट डाल देती है, जो कि उनके लिए मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वो पहले ही अडयाला जेल में बैठे हुए हैं, तो अगर उसमें अरेस्ट उनकी डाल दी जाती है तो फिर इमरान खान को एक बार फिर इसी जज के पास अपनी बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। और उसके बाद जाहिर है इन जज साहब का तो पूरा फैसला आ गया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो पूरा एक फैसला दिया है, मेरे ख्याल में इतना लंबा चौड़ा फैसला देने की जरूरत नहीं थी, बड़ा मुख्तसर सा फैसला दिया जा सकता था कि जी इनकी दरखास्त जो है वो बनती नहीं है और उसमें ये शॉर्ट सी रीजन दीजिए। मेरे ख्याल में बड़ी इतनी ज्यादा रीजनिंग देने की कुछ जरूरत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद की अदालतों से 9 मई के मुकदमात में इमरान खान बरी भी हुए हैं, उसके अलावा दूसरे भी उनके जो लोग हैं बरी हुए हैं। लेकिन अब आगे आप देखें जो मीटिंग का जिसको इन्हिसार किया जा रहा है, जिसके ऊपर पूरी एक एविडेंस की बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, क्या उसमें से जो लोग अगर कोई आ भी जाता है वो आके ये भी कह देता है जी मैंने अपने कानों से सुना है, ये उनकी इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन उनके पास ऐसा एविडेंस कौन सा है? क्या वो ऐसा कोई रिकॉर्डिंग होगी? अगर रिकॉर्डिंग भी होगी तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस जो जस्टिस खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो एक पूरा प्रोसेस दे गए हुए हैं जो मरीम नवाज केस में, उसमें उन्होंने बता दिया था कि अगर कोई ऑडियो या कोई वीडियो या कोई चीज एविडेंस के तौर पे पेश करनी तो उसका एक पूरा उन्होंने लॉ सेटल कर दिया है, तो उसके लिए भी पूरा लॉ सेटल करना पड़ेगा। तो ये तो फिर ये साबित होगा, ठीक है, इतना कोई आसान नहीं होगा। इसके लिए पुलिस को अपनी बहुत जान मारनी पड़ेगी, एविडेंस इतना ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा कि ये तो बड़ी अहम बात है ना कि इमरान खान नैब की तहवील में बैठे हुए थे, तो वो भी पुलिस को जाफिशानी से काम करना पड़ेगा जी। पुलिस कितनी जान मारती है वो आपके इल्म में, हमारे इल्म में है। लेकिन मैं सलमान अली साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं 9 मई के जो मुकदमात है उसमें हमने देखा कि उस वक्त वो नैब कस्टडी में हैं बानी पीटीआई, उन पर ये मुकदमात कैसे बन गए? क्या सियासी मामलात हैं या वाकई वो शरीक जुर्म है? आप फ़कत ये जो रीजनिंग दी जा रही है, जो जहन साजी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो हम दीगर कोर्ट्स में जो उनकी बरियत है वो भी हमारे सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये अभी वही अगेंस्ट सब जुडिशल मामला है, वक्त के साथ ही पता लगेगा, ये उकबा तो वक्त के साथ ही खुलेगा। लेकिन इसका तो फैसला आ गया है ना, बज़ाहिर जो इस केस के मेरिट्स हैं ना नकी साहब, उसमें तो यही नज़र आता है। और देखें मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि खान साहब जो है ना वो जज्बाती होकर कैजुअलनेस के अंदर बहुत सारी बातें कह जाते हैं, कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और फिर वो बाद में उसका खमियाजा भी भुगतते हैं। कंटेनर के ऊपर खड़े होकर आपने स्पेसिफिकली टारगेट एक जज को करके उनका नाम लेके उनको धमकियां दी, फिर आपको कोर्ट में जाके उनसे जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आप एट द फर्स्ट प्लेस अच्छे सीरियस सियासतदानों को इस किस्म की लफाजी जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो बाद में उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सके। जिस तरह का अब ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है 9 मई के केसेस के अंदर, अगेन ये एक पूरी जहन साजी की गई है, एक पूरी नस्ल की जहन साजी की गई है। उमर दराज गोंदल साहब बात कर रहे थे कि जी जो मुजरिम होता है वो लॉ का फेवरेट चाइल्ड होता है, और ये आम मुजरिम नहीं है, ये एक ऐसा मुजरिम है जिसके ऊपर एक पूरी नस्ल को तबाह करने का इल्ज़ाम है एलिजिडली, और उन्होंने उसके लिए पूरी की पूरी माइंड जो टैक्टिक्स हैं और जो आप जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं वो अप्लाई हुई है। आप देखें डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का क्या हाल है, किस तरह उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके नैरेटिव को लेके चलते हैं, उनकी गलत बातों को भी डिफेंड करते हैं, और बहुत से सीनियर लोगों के ऊपर उन्होंने बहुत कड़ी तनकीद की है, और फिर उनको वापस मुड़ना पड़ता है। वो अपने लीडर के पीछे अंधी तकलीद के अंदर चलते हैं और उनके लीडर बिल्कुल एहसास नहीं करते कि वो क्या बात कर रहे हैं और उनको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो ये जो रवैया है, ये जो रविश है, ये इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा डेंजरस है। देखें बहुत ज्यादा हमारे खतरनाक है, उसी पर ये फैसले आ रहे हैं। हमने उन्हें इख्तिलाफ राय सिखाना है, हमने उन्हें ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिखाना है, हमने उन्हें बताना है कि अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं तो आप कानून के दायरे में रहते हुए भी, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए भी उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप जाके GHQ के बाहर प्रोटेस्ट करें या आप जाके सरकारी अमलाक को जो है वो आग लगाएं। तो ये जो डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ यूथ है ये भी उतनी ही जरूरी है अब के दौर में, और इसके वाहिद जिम्मेदार जो है इमरान खान साहब। आगे बढ़ते हैं, जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, इसलिए ये मामलात हैं। बिशार राय साहब, अब जाहिर है ये केस जो है वो चैलेंज होगा या नहीं होगा, जाहिर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सवाबदीद है, लेकिन आप इसका सियासी तौर पर क्या असरात होते हुए देख रहे हैं? अच्छा नकी साहब, एक तो बात ये है कि जी जिस तरह ये सलमान अनीर साहब कह रहे थे जी कि इमरान खान साहब मैं उनकी बात उनके सवाल का जवाब दूंगा ना। हाँ जी सीनियर लोगों पर जो है इमरान खान ने बड़ी तनकीद की है। गुजरावाला के जलसे में जनरल बाजवा पर इमरान खान ने तनकीद की थी, बूट पॉलिश करने के बाद वो ज़ाहिर इमरान खान ने की थी। वो उसके अलावा
और जो लंदन टू से रॉन्ग्स तकरीर डोंट होते थे मेक तो वन वो राइट। इमरान राजा खान- साहब, अगर वो एक इमरान आदमी ने खान- गलत चीज की है वो तो इसका इमरान मतलब नहीं है कि वो खान साहब भी इमरान वो यही खान कर रहा करेंगे। था। आप ये आप किस तरह फिर उसको जस्टिफाई भी करते कहना हैं? कि उन्होंने आप भी इतने गलत किया सीनियर था। सहाफी होकर ये ऐसी बात बातें तो ना क्यों करें करते हैं ना। राजा साहब? सलमान कि क्योंकि अली साहब, उन्हें मेरा गाल यही कटी है। सी ते हुन क्योंकि आप- खान ने गाल आप कटी ये है कहें ते हुन दोनों बिल्कुल ठीक कर रहे ये हैं। आपका ये किस तरह हो सकता है? आप ये कहें कि उन्होंने गलत किया था ना, उसको आप कहना कहें, गलत- ये गलत आप किया था। कहें, ये Justify आप ना कहें, करें उसको। ये आप कहें। आप अपने इमरान लाल खान से लीडर कहते के हैं बारे कि में जो आप इमरान बात नहीं सुनते, ये आप बातें ये आप कहें कहें कि कि जनाब पहले भी गलती हुई थी मियां और मोहम्मद खान साहब भी नवाज गलती शरीफ ने करें। गुजरात चलें, उनकी जब से बात तो कहा पूरी था, होने वो दें। मैंने नहीं कहा था। सलमान अच्छा साहब यार, सुनिए, ते जनाब, फिर गल है करना कि सारे पॉलिटिशियन आगे पीछे कह देंगे उन्हें है क्या, हमने है क्या, तो सलमान साहब ने क्या। राजा साहब कभी कभी आप जनानी किस्म की जो है ना सहाफत करते हैं माजरत के साथ। थोड़े जो फुफो निकलती है ना, नहीं, मैं है बड़ी पर्सनल पेड़ी पर्सनल कमेंट्स है, नहीं, बड़ी पेड़ी सलमान साहब, पर्सनल यकीन comments करो। नहीं, आप इख्तिलाफ राय ए करें। सहाफत वो कर रहे हैं, करो, disagree कर मोहल्ले रहे हैं, वाली आप भी फुफो करें। वाली आता अच्छा, नहीं, चल नहीं, मेरे ख्याल में। और यही आपके पीटीआई के लीडर का असूल है। आज सिविलियन बात तो सुप्रीम पूछो यार। कोर्ट में केस लगा हुआ था। हाँ, अब आए बात की फौजियों तरफ। के अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से, जिसमें जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कहा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि आपने यहाँ पर हमें बताना, ये अपील लगी हुई है आपकी, अब आपने हमें यह बताना है कि उस 5 रुकनी जो लार्जेस्ट बेंच था जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में जिसे ये फैसला दिया था कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना, उसको गलत साबित कर रहे हैं आपने आइन और कानून के मुताबिक। तो बाकी बात रही कि आप किसी के सियासी असरात क्या होंगे, ये इसी तरह केस बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, शवाहिद होते नहीं। साइफर केस में जिस तरह इमरान खान की ज़मानत हुई थी, वहाँ पर जो कुछ हुआ था शवाहिद नहीं थे, ज़मानत हो गई थी। ये तो सारा वहाँ जाकर होता है। सियासी असरात जरूर उसके होंगे, इम्पैक्ट होगा, ये नहीं है कि नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी केसेस बनाए जा रहे हैं, झूठे सच्चे जो भी बनाया जा रहा है, जब ये आला अदालतों में जाते हैं तो वहाँ ये केस ठहर नहीं पाते और जाहिर है, लेकिन वो अपना सियासी असर जरूर छोड़ जाते हैं। जो इस वक्त डायलॉग, मुज़ाकरात या सूरत हाल को कूल डाउन करने की बात है, उस पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। यकीनी तौर पर यही मामलात हैं। आप मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। देखिए नकी साहब, एक तो मैं थोड़ा सा इस ऑर्डर को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आज मैं वहां पर मौजूद ही था जब ये ऑर्डर किया गया है। तो ये बड़ा ही टेक्निकल ग्राउंड पे ऑर्डर सामने आया है। इस तरह कहना कि ट्रिब्यूनल को बिल्कुल काम से रोक दिया है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। बल्कि हुआ कुछ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर ये पास किया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ट्रायल की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकता, जबकि जो दीगर इब्तदाई जो मामलात हैं उसके ऊपर कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है। अब इसको मैं बहुत आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ट्रायल अगर होता, इसमें होगा क्या, इस केस में होना ये है कि पीटीआई ने क्योंकि जमात आयद कर रखे हैं, तो उन्होंने अपना एक पूरा एविडेंस पेश करना है। तो एविडेंस के लिए आपको पता है विटनेसेस भी आएंगे, और उसके बाद जो है वो आके विटनेस बॉक्स में खड़े होंगे, फिर अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगे, फिर उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन का हक भी मिलेगा। उसके बाद फिर अदालत इस पे फैसला देगी। तो ये वो प्रोसीजर है जिसको अदालत ने रोक दिया है। नहीं, इसको आप आसान अल्फाज में क्या कहेंगे फयाज, काम से नहीं रोका गया? आप इसको ये कह सकते हैं कि ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया है। बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग है जिसमें आप रिकॉर्ड मांग सकती है ट्रिब्यूनल, रिकॉर्ड आएगा भी, और उसके बाद उसके ऊपर जो इश्यू फ्रेम भी किया जा सकता है। जिस तरह आमतौर पे जो ट्रायल कोर्ट्स में केसेस होते हैं उसमें आपको पता है चार्ज फ्रेम किया जाता है, तो यहाँ पे इशू फ्रेम किया जाता है। तो इशू भी इवन फ्रेम हो सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रायल नहीं होगा, विटनेस बॉक्स में विटनेस नहीं आएंगे, बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि टेक्निकली तो ये इसका आसान सा मतलब ये है। अब हो गया है ऑर्डर, तो ये हुआ है 22 जुलाई तक। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं बता देता हूं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक 15 तारीख से जो है वो मौसम गर्मा की तातीलात पे होंगे, तो उन्होंने फिर 22 जुलाई को वापस आ जाना है। वक्त दिया है, ठीक है। एक 15 तारीख को एक हियरिंग है, तो ज्यादा से, और अगली वैसे ही ट्रिब्यूनल ने 22 जुलाई की हियरिंग रखती थी, तो अब उन्होंने क्या किया है कि 22 जुलाई से ऑनवर्ड उन्होंने कहा मैं डेली बेसिस पे सुनूंगा, और उसके बाद इस मौका जो ट्रिब्यूनल है वो अपनी जो कार्रवाई बढ़ा सकता है। तो ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक ही दिन समाप्त होनी है 15 जुलाई की। बाकी फिर उन्होंने भी 22 जुलाई को आज वैसे ही एडजर्न कर दिया, जुज़वी तौर पर रोका है। ये मामला 22 जुलाई तक वैसे अब चला गया, अब आगे उसके बाद आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। जो है महदूद मुद्दत के लिए और जुज़वी तौर पर काम से रोका है। मैं आपसे जानना चाहता हूं बरदराज, आप क्या समझते हैं? आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एतराज़ किया है, और रऊफ हसन जो कि तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी गुफ्तगू भी आपके सामने है। इस तरह के फैसलों के बाद क्या आप समझते हैं कि उनके इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी? नहीं, अभी तक जो इतराज है बुनियादी तौर पे तो वो तस्वुर सुप्रीम कोर्ट के हद तक किया जाएगा, चूंकि वो इन राइटिंग है।
बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक या बाकी चीजें वो पहले भी चलती रही हैं, तो अगर तो तहरीक इंसाफ इन राइटिंग जस्ट सामिर फारूक साहब के हवाले से करेगी तब इस चीज को ज्यादा सीरियस लिया जाएगा। नंबर 2 बात जो है, देखें अब एक प्रोसीजरल चीज आ गई है, और प्रोसीजरल चीज ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने चेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, जो आज हमने रिमार्क्स वहां से सुने या रिपोर्ट हुए, उनका वाज़ेह तौर पे ये गलत किया इलेक्शन कमीशन ने। तो ज़ाहिर है इस मामले को सेटल डाउन तो करना है। अब वो सेटल डाउन एक दिन में हो, हफ्ते में हो, वो तो होना ही होना है। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को कोई एतराज होगा कि आपने कल समाअत क्यों नहीं की या आज समाअत क्यों नहीं की। ये तो अब वो जिस तरह छुट्टियों की बात कर रहे हैं कि छुट्टियां तो 22 के बाद ऑनवर्ड हो जाएंगी, तो 22 भी कोई दूर तो नहीं है। 2 दिन इसमें आप 9 और 10 मुहर्रम के निकाल दें, बाकी छुट्टियां निकाल दें, तो कोई ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये जो अमल है ट्राइब्यूनल्स वाला, वो जल्दी तक अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। क्यों? देखिए, पाकिस्तान के लोग वोट करते हैं। अगर वोट करने के बाद नतीजा तब्दील हो जाए और नतीजा तब्दील होने के बाद उसके ऊपर अगर कोई लिटिगेशन हो रही है और वो चलती रहे, कई साल चलती रहे, इवन असेंबली का टेन्योर पूरा हो जाए, जो हमने पहले कासिम सूरी की सूरत में देखा या अब देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। ये इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस के ऊपर सवाल है, ये सिस्टम के ऊपर सवाल है। चूंकि कानून कहता है कि आपने 180 दिन के अंदर इसको वाइंड अप करना है। अब 180 छोड़िए, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी अब आप 5 महीने देख लीजिए कि 5 महीनों या 4 महीनों में अभी तक आप उस प्रिंसिपल को सेटल डाउन नहीं कर सके। जो कि तारिक जहांगीरी साहब ने आखिरी समाअत के अंदर पूरा प्रोसीजर ले डाउन कर दिया था। उन्होंने बताया था क्या क्या कुछ होना है और क्या कुछ नहीं होना। तो मेरे ख्याल से इस इश्यू को जल्दी से रिजॉल्व करके ये मामला चले, पंजाब छोड़ देते हैं, सूबे छोड़ देते हैं। इस्लामाबाद 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों को वो जिस तरह कहते हैं ना कि देग में से चावलों के चंद दाने आप चखते हैं और आपको पूरी देग का पता चल जाता है। तो अगर आप ये 3 सीटों का मसला रिजॉल्व कर लेंगे, इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, तो ओवरऑल आपको इलेक्शन की सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। इसमें जरा देर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको जल्दी सेटल डाउन कर लेना चाहिए, मगर वो अगर जो ऑर्डिनेंस है जो कि कानून का हिस्सा बनने जा रहा है वो भी इंप्लीमेंट नहीं होता, तो मैं इस पे बिशारा राय साहब आपसे जानना चाहता हूं कि जाहिर है इसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जब सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, उस वक्त स्टैंड भी लिया और अब ये फैसला भी आया जिससे एक बेचैनी की फिजा भी नजर आ रही है। क्या तासुर पैदा हो रहा है इस फैसले से और आप क्या समझते हैं कि आइंदा प्रोसीडिंग्स में क्या तवक्कुआत हैं? जिस तरह फयाज चौधरी साहब बता रहे थे ना, और मैं जो अंडरस्टैंड करा कि उनकी बात मैंने ना, फयाज चौधरी साहब का कहना था कि आप बाज़ार से मोबाइल ख़रीद सकते हैं, आपको कोई बंदा मोबाइल दे सकता है, लेकिन आप पर पाबंदी है जी कि आपने मोबाइल को खोलना नहीं है, ओपन नहीं करना, ये नहीं देखना इसमें कि इसमें क्या है, कितने उसके फीचर्स हैं, कुछ है या नहीं है। ये फैसला इसी तरह है जिस तरह चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा जी कि ट्रायल नहीं हो सकता, प्रोसीडिंग जारी रखी जाए, वो कटारे में लोगों को खड़ा नहीं कर सकते, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, फिर उसके बाद फैसला करूँगा। आमर फारूक साहब जब मामला लिंगर ऑन करता है चीफ जस्टिस, तो बसद एहतराम चीफ जस्टिस ज़ाहिर है, और मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ, अदालती पत्रकार हूँ, तो वो ऐसा ही माजी अगर देखा जाए तो ऐसा ही होता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला किया है उन्होंने, ये इस मामले को लटकाने के लिए, लिंगर ऑन करने के लिए किया गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक तरह से आप यू कैन से के फेवर की गई है। अच्छा, तो सलमान अली साहब आप क्या समझते हैं इस फैसले के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर यह तासुर है कि इंसाफ ताखीर से मिले तो वो बजाते खुद एक नाइंसाफी होता है। इंसाफ आपने क्या इंसाफ लेके करना है? इंसाफ ना मांगा करें, बहुत भारी पड़ जाएगा और सबको बहुत भारी पड़ेगा। बहरहाल ये आ जाए जी 3 सीटों के ऊपर। देखें नकी साहब, मैंने आपके प्रोग्राम के अंदर पहले भी जो है ना ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि ये इस्लामाबाद की सीटें तो हम बस देखते ही रहते हैं, पता नहीं इधर पैरा ट्रूपर आते हैं, खलाई मखलूक आती है, लड़ती है, लड़ाती है और आगे निकल जाती है। तो अब मामला जो है वो संगीन इस वजह से है क्योंकि यहाँ के लोकल लोग सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तारिक फजल चौधरी साहब जो है ही इज़ ओवर हेयर, उसके बाद खुर्रम नवाज साहब इज़ हेयर, फिर जब आपके ये अंजुम अकील खान साहब हैं ही इज़ ऑलरेडी हेयर। उनका बड़ा अजीब सा एक पीछे जो है ना वो हिस्ट्री है। तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी मैटर तो बहुत ज़्यादा करती है और यही जिस तरह जिक्र हो रहा है कि ये डिले टैक्टिक्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा कौम भी उतावली नहीं है ये जानने के लिए कि कौन जीता है यहाँ से या कौन नहीं। तीसरी जो बात उमर साहब कर रहे थे कि वो देख के आप थोड़े से चावल जो है वो टेस्ट करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि पूरी की पूरी जो है ना वो जायका कैसा है। तो आपको अभी तक नहीं पता लगा कि इलेक्शन रिग्ड है, यू स्टिल नीड सम प्रूफ। खैर ये शवाहिद भी आ जाएंगे, ये भी प्रूफ हो जाएगा। देन व्हाट आर वी गोना डू नेक्स्ट? आर वी गोना गो हेड फॉर अनदर इलेक्शन? हम एक दफ़ा जब तक
पीटीआई की मर्जी के नताइज नहीं आते और उनकी मर्जी के जजेस नहीं आते और उनकी मर्जी के फैसले नहीं आते, उस वक्त तक इस सिस्टम के साथ और इस निज़ाम के साथ खेलते रहें जब तक उनकी मर्जी का फैसला नहीं आएगा। तो अब ये तो आपके हमारा एक सर्कस ऑन है, ये चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है, खुदा जाने कब तक चलेगा। जहाँ तक ये सीटों की बात आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि जब ये उकबा खुलेगा, जब भी ये खुलता है, तो ये सीटें जो लोग इसके ऊपर अभी बराजमान है वो इसके ऊपर नहीं होंगे, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, ये ये तो आपने खबर सलमान साहब इत्तेफाक कर गए जी आज। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आपकी बहुत सारी चीजों से जो है वो एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपकी सारी चीजों से एग्री नहीं करता। बिल्कुल आज की हमारी बड़ी कामयाबी ये है कि इत्तेफाक हो गया शायद राजा साहब और सलमान अनीस के दरमियान, लेकिन सलमान साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो जजेस हैं वो यही रहेंगे, ये भी बताते जाइए। मैं कोई ज्योतिष नजूमी बनाना चाहते हैं आप मुझे? नहीं सर, आपने ये बता दिया ना कि सूरत हाल जो रहेगी, ये भी तो आपने प्रेडिक्ट किया। प्लीज, या यू आर वेरी राइट। नो, आई सी लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल आल्सो। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं फयाज महमूद साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपके इल्म में इंसाफ लॉयर्स फोरम ने एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी, उसके बाहर भी। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं उनकी जानिब से ये मूव है, या आप समझते हैं कि वकला जो हैं वो वाकई इस वक्त चीफ जस्टिस के कंडक्ट के खिलाफ भरे हुए हैं? देखिए, आज का जो इनका एहतजाज था, मैं उस एहतजाज को जिस वक्त देख रहा था, जिस वक्त ये एहतजाज हो रहा था, तो उस वक्त मेरे ज़हन में एक बात समझ चल रही थी कि आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर की जानिब से या फिर पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से फिर गलत वक्त पर गलत जो है एक मूव की गई है। देखें, उस वक्त आज़रबाईजान के सदर जो है पाकिस्तान में मौजूद थे, बल्कि उनकी मूवमेंट भी चल रही थी और वो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में जा रहे थे जिस वक्त ये रोड्स ब्लॉक करके खड़े हुए थे। तो मैं यही सोच रहा था कि आज फिर इन्होंने कर लिया है, कल को इनके ऊपर फिर इस तरह की कोई जो है बात आ जाती है जी, इन्होंने फिर रखना डालने की कोशिश की है। तो भले इनके ग्रीवेंसेस हैं, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है, लेकिन आपने मैं सोचता हूं कि जब ये कोई फैसला कर रहे होते हैं, इनकी ये सोच के क्या फैसला कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने एहतजाज किया है, इनका ये हक है। लेकिन माजी के में अगर हम बात करें तो माजी में भी हम बहुत कुछ देखते आए हैं, लेकिन वही बात है, हमें अच्छा वो लगता है जो सब कुछ हमारे हक में हो, और अगर हमारे हक में कुछ नहीं है तो हमें वो कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इतनी बात बताऊं कि लास्ट जो टेन्योर था जो उमर था बंदियाल साहब वाला, तो उसमें देखें मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह की बातें किया करती थी, यही वो इल्जामात थे लगाती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेंड किया करती थी। इसी तरह जो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब पीटीआई के दौर में वो फैसले दिया करते थे तो पीटीआई को वो बहुत बुरे लगते थे, लेकिन आज उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून को तब बहुत अच्छे लगते थे, आज वो शायद उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो ये वो मयारात है जो हमारे असूल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हमें असूली मौकफ अपनाना चाहिए, हमें असूलों पे खड़े होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज मेरे लिए कुछ अच्छा है तो कल को मेरे लिए बुरा हो तो मैं फिर उसको यही करूं। ये देखें, जब राना शमीन ने जो इल्जामात आयद किए थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ था मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक, लेकिन आज जो है मुस्लिम लीग नून का मौकफ कुछ और है और पीटीआई का मौकफ कुछ और है। तो मतलब अब सूरत हाल बदल गई है, ठीक, पर जो हमारे हक में सब कुछ होता रहे तो सब अच्छा है, वरना सब बुरा हो। ये मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात करूं। देखिए, मैं जर्नलिस्ट क्रॉस द बोर्ड सबका, ठीक है, राय देना, मैं किसी की यहाँ पे तर्जुमानी के लिए नहीं, आप बड़ी प्रिंसिपल बात कर रहे हैं कि मैं ये समझता जाती मफादात को नहीं देखना चाहिए और जिस पे ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है वो करना चाहिए। और इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं और मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा जाता है। और ये क्रॉस दी बोर्ड आपने बात किया, प्रिंसिपल बात की है, इसमें मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात करें इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से जो एहतजाज किया गया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मुमर दराज, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि अब फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सोच लिया है कि वो चीफ जस्टिस के किसी भी फैसले को नहीं मानेंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी अब अग्रेसिव टोन में जा चुकी है और उसकी वजह भी है, ज़ाहिर है उनके कंसर्न जायज़ हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासकर उस बेंच पर जब काजी साहब बैठे हों, जिस तरह से वो देखते हैं, जिस तरह से हम यूं लगता है जैसे काजी साहब को बहुत गुस्सा आ गया है, या यूं लग रहा था जैसे कोर्ट में सबसे नापसंदीदा जो चंद अल्फाज जब काजी साहब किसी बेंच को हेड कर रहे हों तो उसमें तहरीक इंसाफ का वर्ड टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, शायद उसमें इमरान खान का जो लफ्ज है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। तो खैर वो अपनी जगह पे, उनके कंसर्न्स पॉलिटिकल अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन कल का फैसला जो जाहिर है अब 12 बजे इतलात है
कल का फैसला बहुत सारी चीजें तय कर देगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी तय कर देगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी तय कर देगा। मामला सब जुडिस है। अगर आप जरा देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद कर रही है, तो कल अगर फैसला भी कोई ऐसा आ गया जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ या जिसमें सीटों से महरूम कर दिया गया, तो ये तसलसल होगा 13 जनवरी के उस फैसले का जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया था। तो मेरे ख्याल से फिर थोड़ा सा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अग्रेसिव हो जाएगी। और अगर तो कल कोई ऐसा फैसला आता है जिसमें वो कोलेटरल डैमेज जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है उसको कंट्रोल किया जाता है, तो मेरे ख्याल से फिर सूरत हाल थोड़ी तब्दील भी हो सकती है और दोनों जानिब से कुछ बेहतरी भी हो सकती है। तो क्या अबशर राय साहब आप क्या समझते हैं कि क्या फिर यही सूरत हाल है कि फैसला आपके हक में आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो फिर आप जज के खिलाफ भी तहरीक चलाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उमर दराज गोंदल की एक बात को, जिस तरह उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार किया, ये उन्होंने, आपको पता है 2 दिन पहले जब इमरान खान ने नायब अमेंडमेंट का जवाब जमा करवाया था तो इन्होंने एक 2021 के एक फैसले का हवाला दिया था। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ, वो फैसला किसी और का नहीं दिया हुआ। वो फैसला ये था कि उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक केस की समाअत की थी जिसमें MPAs और MNA के तरक्याती फंड के हवाले से उसमें उन्होंने एक नोट लिखा था जिस पर सोमोटो लिया गया 184(3) के तहत, और जस्टिस गुलजार की सरबराही में, उस वक्त वो जस्टिस थे, फिर बाद में चीफ जस्टिस बने, उनकी सरबराही में एक 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच बना था। उस बेंच ने यह फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुस्तकबिल में कोई भी केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हो, कोई भी केस जो इमरान खान से रिलेटेड हो, वो ना सुने, क्योंकि ये माजी में फ्रीक रह चुके हैं। उस वक्त जिस वक्त ये फैसला दिया गया था उस वक्त सदारती रेफरेंस की रिव्यू पिटिशन थी, उस वक्त वो केस लड़ रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। तो इस बुनियाद पर ये कहा गया, फिर एतराज करना नकी साहब फ्रीक का हक है, राइट है। माजी में तो हक है, एहतजाज किया जा रहा है, मुझे बात कर रहे थे, जस्टिस मंसूर शाह पर एतराज किया गया फौजी अदालतों में जो सिविल ट्रायल के हवाले से समाअत हो रही थी। जस्टिस मंसूर शाह ने 1 मिनट नहीं लगाया, वो बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस सरदार तारक मसूद पर इतराज किया गया, वो बेंच से फौरी उठ के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी केस आता है, इमरान खान से मुतल्लिक कोई भी केस आता है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उस केस को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि जो बेंच होता है उसको लेकर जो चलते हैं और वो फ्रीक बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन साहब एक सवाल किया दीजिएगा, क्या इंसाफ लॉयर्स फोरम का ये एहतजाज आप समझते हैं जस्टिफाइड है? नहीं, इंसाफ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एहतजाज करना हर एक का आईनी हक है। यहाँ पर शराय दस्तूर पर ट्रक लगाकर वो तस्वीर लगाई गई जजेस की, वो भी आईनी हक था, तो ये भी आईनी हक है। ठीक है। अच्छा, मैं सलमान अनीस साहब आपसे समझना चाहता हूँ, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इस तरह के जो एहतजाज हैं आम तौर पर ये हमारे यहाँ आम एक तासुर है, खुदा जाने ये कोर्ट्स में उस पर असरात मुरतब होते हैं या नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसलों पर कोई असरात मुरतब होंगे कि वो इससे गुस्से में जो है वो उसके अगेंस्ट कोई फैसला दे दें, या इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? यार एक फ़नी सिचुएशन है नकी साहब, मुझे तो समझ भी नहीं आती। देखें, आप उन्हें कहते हैं यार आप अपनी पूरी टीम लेके आ जाएं, सारे बंदे आ जाओ, फैसला करो, और उसके बाद कहते हैं नहीं यार जो टीम का कैप्टन है ना, ए नहीं होना चाहिए। ये किस किस्म की बात है? अब अगर फुल कोर्ट का बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट का, आप कह रहे हैं उसमें फाइज ईसा साहब ही चले जाएं, चीफ जस्टिस चला जाए। यार आप ये किस किस्म की इनडिसेंट डिमांड है कि जो उस पूरे के पूरे बेंच को जिसने हेड करना है, आप कहते हैं नहीं यार हमें इसी के ऊपर एतबार नहीं है। दूसरी चीज़, मैं तो 200 दफ़ा पूछ चुका हूँ कि भाई बताओ किस पे एतबार है, बाहर से कोई इंपोर्ट करें, पाकिस्तान का कोई बंदा काम आएगा, कैसे मामलात आगे चलेंगे। तीसरी चीज़ जो ये कह रहे थे कि ये काजी फाइज ईसा के ऊपर अदम एतमाद है, भाई उनको तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर उस आदमी के ऊपर अदम एतमाद है जो उनकी मर्जी की बात नहीं कर रहा, जो उनका नैरेटिव नहीं टो कर रहा, या जो उनके साथ ज़रा सी भी क्रिटिसिज्म या मुखालफत की तरफ आता है वो ये कहते हैं यार ये नापसंदीदा आदमी है, हम इसके साथ ना बात करना चाहते हैं। फिर उनकी जो डिजिटल मीडिया ब्रिगेड है वो एक पूरी की पूरी कैंपेन लॉन्च कर देती है। ये सारी चीज़ें ये खुद करते हैं ना, ये कोई बाहर से लोग आके नहीं कर रहे हैं। अब ये जो रिजर्व सीट का मामला जिसके अब कौम मुंतज़िर है, इसके ऊपर भी एक ज़रा नज़र डाल लें। हमने तो नहीं कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करें, आपने खुद किया है इसको ज्वाइन। एक पार्टी है, बल्कि ये दोनों पार्टीज़ फॉर दैट मैटर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है, तो उनको रिजर्व सीटें कैसे दें? ये ऐसा ही है कि एक बच्चा है, वो पेपर में अपीयर ही नहीं हुआ, उसने कहा मैंने ये सब्जेक्ट लेना ही नहीं है, मैंने फिजिक्स पढ़नी ही नहीं है, आप उसे बुला के कह रहे हैं कि आओ आओ देखो तुम इस पेपर के अंदर टॉप कर गए हो, तुम इस क्लास के मॉनिटर भी हो, आओ ये अपनी सीट ले लो, ये तुमने हालांकि इस सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट नहीं किया था, लेकिन ये हम तुम्हें दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इस पूरी की पूरी अवाम ने ये सारी चीजें की थी। बात प्रोसीजरल है, इन्होंने अवाम को भी कंफ्यूज किया हुआ है, गवर्नमेंट को भी कंफ्यूज किया हुआ है, उधर जजेस को भी कंफ्यूज किया हुआ है, खुद भी कंफ्यूज है। इनके अपने लॉयर को समझ में नहीं आ रहा। कोई और कहानी करते हैं। मैं 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड। चले अब आपकी सलमान साहब से मौजू पे बात कीजिएगा, राजा साहब मौजू पे बात करना, मेरे होते गलना करना, मेरे फाजल दोस्त सलमान, हाँ देखा आ गए, दोस्त सलमान एक ये प्रोग्राम नहीं करने आते हैं, मेरे से गप्पे लगाने आते हैं। चले चले आप मोहब्बत की बात है। मेरे फाजल दोस्त सलमान अनिस साहब ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, मखसूस नशिस्तों की केस की समाअत हो रही थी। जस्टिस मंसूर शाह ने पूछा अटॉर्नी जनरल से, ये बताएं जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी है? उन्होंने कंधे उचकाए ऐसे और लाइलमी का इजहार किया। फिर जस्टिस मंसूर शाह ने वो नोटिफिकेशन इस तरह लहराया, वहां पर दिखाया कि ये पार्लिमानी पार्टी, इसको इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है, और उसी पार्टी ने अपनी रिजर्व सीटें सरेंडर की हुई हैं। तो फिर पूरी गल्ला करो ना, आधा ना बताया करें राजा साहब। कौम को पीटीआई की नालायकी पता लगनी चाहिए कि कितने नालायक लोग हैं। सरताज गुल की पार्लिमानी लीडर का ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। कौम को उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब के वो चिरागों में रोशनी। मैं ना नकी साहब इसके ऊपर एक बात में श्योर हूं, और वो ये है कि और कुछ हो ना हो, कौम को पीटीआई की पॉलिटिकल नालायकी का पता लगना चाहिए कि इनका पॉलिटिकल विजन कितना है और इनकी समझबूझ कितनी है। जिस पार्टी को यही नहीं पता कि उसने ज्वाइन किसको करना है और क्या उन्होंने आगे जाके अपने मामलात करने हैं, उनको आप कैसे रिजर्व सीटें देंगे? वो कंफ्यूज है। चले रिजर्व सीटों की बात आई है, फयाज महमूद साहब, जाहिर है आइंदा रोज 9:30 बजे का ये वक्त दिया गया है। अब जी अच्छा एक मिनट जी, उमर दराज बोलिए 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 बोलिए। यही वो लड़का है जिसने पेपर नहीं दिया और इसको क्लास का मॉनिटर बनना है। आ गए उमर दराज साहब। मैं सिर्फ एक मुतालिबा कौम के बिहाफ के ऊपर करना चाहता हूँ कि एक स्पेशल बेंच बना दिया जाए जिसमें काजी फायज ईसा साहब और सलमान अनीस साहब होने चाहिए। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम केसेस ये सुने। मेरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एडवाइजरी बोर्ड बना देना चाहिए जिसमें काजी फायज ईसा साहब और सलमान अनीस साहब हों। ये बताएं सियासी हिकमत अमली क्या होगी। मेरे ख्याल में हमें एक स्टेप फर्दर चलना चाहिए, हमें ये सारे टाइटल्स इमरान खान साहब को दे देने चाहिए। चीफ जस्टिस भी वो बने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी वो बने, प्राइम मिनिस्टर भी वो बने, वजीर खारजा भी वो बने, उनसे सारे फैसले कराएं, उन्हें को बिठा के करा लो। मस्जिद का इमाम भी उन्हीं को बना लें, फैसल मस्जिद की इमामत भी उनसे करवाया करें। अमीरुल मोमिनीन तो वो है ना, वो हमारे पास वन मैन आर्मी है खान की शक्ल में। आप सुन लें, उनकी भी सुन लें। जी जी उमर भाई, ये सारे इंटेलिजेंट माइंड जो है 8 फरवरी को पिट गए। पाकिस्तान के लोग उसके साथ खड़े हुए, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो एक आदमी जो करिश्मा का मंबा है, वो मसीहा जो 2024 के अंदर कौम के ऊपर आश्कार हुआ, इमरान अहमद खान न्याजी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी हुई है। वो हकीम भी हैं, वो मौलवी भी हैं, वो सफा सलार भी हैं, वो काजी भी हैं, वो वजीर आजम भी हैं। हमसे गलती हो गई उमर दराज साहब, हम पहचान नहीं सके इस गौहरे नायाब को, माफ कर दें, हमें माफ कर दें। ठीक है, दोनों की ये जो बाकी कौम जिसने उसको वोट नहीं दिया उन्होंने माफ कर दो यार, साढ़े हाथ बंदे हुए ने। तुसी अपना लीडर अपने कोल रखो, ओदी मूर्ति बनाओ ते पूजा किया करो दिन शाम। जी जी अब उनकी भी सुन लेना सलमान साहब, अब दूसरी जानिब से भी सुन लेना, उमर दराज साहब के कमेंट सुन लें। देखिए सलमान साहब को अच्छा लगे बुरा लगे, काजी फायज ईसा साहब को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे या बुरा, किसी के पूछा भाई पाकिस्तान के लोग उसके ऊपर इत्तेमाद कर रहे हैं। पूरा सिस्टम आपका, मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि लोगों को पता लगना चाहिए वो कितना नालायक आदमी है, जिसको ये नहीं पता था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी रिजर्व सीटें सरेंडर की। मेरे ख्याल में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कौम को पता है वो कितना नालायक है। दोनों पहलू आ गए हैं। द नेशन मस्ट नो हाउ इनकॉम्पिटेंट इमरान खान इज, चले पता लगना चाहिए एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है। एक ख्वाहिश आपकी है, एक उनकी है। चले ठीक है, वो जाहिर हो गई है, वो सामने आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं फयाज महमूद साहब आपसे जानना चाहता हूँ, रिजर्व सीट की अभी बात हुई है और आइंदा रोज 9:30 बजे उसका फैसला भी सुनाया जाना है जो महफूज किया गया है। आप क्या समझते हैं? 12 बजे, सॉरी 9:30 बजे का टाइम दिया गया था, 12 बजे, और अब ये फैसला फुल कोर्ट सुनाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस वक्त जो मूव पीटीआई की जानिब से हो रही हैं, इस फैसले पर भी कोई देख रहे हैं उसका कोई असर होगा? देखिए नकी साहब, मैं तो एक बड़ी डिबेट को एंजॉय कर रहा था। आपने मुझे वैसे ही मेरे एंजॉयमेंट में आप आ गए रास्ते में, और जो जर्नलिस्ट हमारे भाई हैं वो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि मुझे तो हैरानगी हो रही है
कि हम जर्नलिस्ट कम लग रहे हैं, बल्कि हम तो मुझे यूं लग रहा है कि हम शायद किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही नामुनासिब रवैया है। आपने सवाल पूछा है कि जो फैसला आना है, अब बहस ये हो रही है कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, अगर तो फैसला पीटीआई के हक में आता है तो वो तो जी काजी फाइज ईसा साहब ने की वजह से गलत हो गया, और अगर उनके हक में आ जाता है तो बाकी बेंच देखें, इस बेंच में 13 मुअज़्ज़ज़ जजेस बैठे हुए हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं है, 13 जजेस हैं। 13 जजेस का फैसला होना है, फुल कोर्ट है, और अगर हमें फुल कोर्ट के फैसले पर भी एतमाद नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये बड़े ही अफसोस की सूरत हाल है, माजरत पाओ। और अब अगर फैसला कल आ जाता है और अगर अगेंस्ट आता है, तो आपने सवाल किया कि जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं या फिर कोई रेफरेंस दायर करने की बातें हो रही हैं, तो ये वही गलती होगी जो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे इक्तदार में गलती की थी, और बाद में इमरान खान ठीक है। साहब वजाहतें देते फिरते हैं, आज दिन तक वो वजाहतें दे रहे हैं कि वो मेरी गलती नहीं थी, बल्कि रेफरेंस मैंने नहीं, मुझसे ये फाइल करवाया गया था। तो मैं खुदारा अब ऐसी बिल्कुल कोई ठीक है, गलती मत कीजिएगा कि कल को आपको ये नहीं दोहरानी चाहिए, ये नहीं दोहरानी चाहिए। मैं बिल्कुल जाते जाते वक्त चूंकि बिल्कुल हमारे पास अख्ताम के करीब है, मैं बिशारा साहब बताइएगा, ये पहले फैसला 9:30 बजे कहा गया, फिर कहा गया कि एक जज सुनाएंगे, 3 जजेस जो है वो ये फैसला सुनाएंगे, उसके बाद फिर फुल कोर्ट जो है ये फैसला सुनाएगा, क्या मामला हुआ है? असल में ये जो पहले 3 रुकनी बेंच रेगुलर बेंच में फैसला सुना था चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, ये कोई कानूनी बात नहीं थी। इससे पहले ये प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में होती रही। जस्टिस एजाजुल हसन जो साबिक जस्टिस थे, उन्होंने एक दफ़ा 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच की केस की समाअत की थी। अगले हफ्ते उन्होंने फैसला सुना था, तो बाकी उनके ब्रदर जजेस दूसरे बेंचेस में मसरूफ थे, तो अपने रेगुलर बेंच में उन्होंने फैसला सुना दिया था। लेकिन ये जो 13 जजेस का फैसला चेंज हुआ ना, बाद में जो रिवाइज्ड कॉल लिस्ट जारी हुई, उसका ये है कि सोशल मीडिया पर एक बड़ी ही शदीद किस्म का प्रेशर था, लोग तनकीद कर रहे थे इस हवाले से कि ये मामला से हुआ। उसके बाद ये दोबारा से उस पर नजरसानी की गई और दोबारा वो फुल कोर्ट पूरी बैठेगी, और उन्होंने 12 बजे का वक्त दिया है, ये फैसला सुनाया जाएगा। ज़ाहिर है जब ये फैसला आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि सूरत हाल जो है वो क्या बनती है, ऊंट किस करवट बैठता है। तो मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।